इस वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 8 नंबर का था 2015 में हुआ है उसके हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, P and Q agree to commit theft in our house but no theft is actually committed. Here P and Q are guilty of। देखिए क्या कह रहे हैं कि पी एंड क्यू ने क्या किया, आर के हाउस में थेफ्ट करने की कोशिश की, थेफ्ट कमिट करने की, लेकिन एक्चुअल में थेफ्ट कमिट नहीं हुआ, चोरी नहीं हुई। तो पी एंड क्यू आर गिल्टी, किस चीज़ के, किस ऑफेंस के गिल्टी माने जाएंगे? अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, नो ऑफेंस और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर की है। ठीक है, 4th ऑप्शन आ जाएगा आपका। और ये कौन सा सेक्शन है? आईपीसी का है, सेक्शन 128। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑथराइज द बुक द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस? किसने इस कार्य को किया, मतलब लेखन का कार्य किया? हु ऑथर्ड द बुक, किसने बुक को ऑथर्ड किया? क्या नाम है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को। तो किसकी बुक है ये है सालमंड की बुक। ठीक है, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस सालमंड की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉइंट आउट एन एग्जाम्पल नॉट रिलेटेड टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एक एग्जाम्पल देखिए जो कि इसमें से बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है। देखिए, डिलीवरिंग ए वॉच और रेडियो फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए अपना वॉच या रेडियो देना। सेकेंड है लीविंग ए कार और स्कूटर एट ए पार्किंग स्टैंड। ठीक है, पार्किंग स्टैंड पर कार या स्कूटर को छोड़ देना। थर्ड है लीविंग लगेज इन ए क्लॉक रूम, लगेज को क्लॉक रूम में छोड़ना। और फोर्थ है ए शेयर होल्डर एग्जीक्यूट्स एन एग्रीमेंट और बॉन्ड फेवरिंग द कंपनी thereby agreeing to satisfy the company for any loss caused as a consequence of his act। क्या कह रहे हैं कि एक शेयर होल्डर एक एग्रीमेंट करता है या बॉन्ड एग्जीक्यूट करता है कंपनी के फेवर में, thereby agreeing to satisfy the company for any loss, जिससे कि वह कंपनी को सेटिस्फाई करता है, इस चीज़ के लिए एग्री होता है कि कोई भी लॉस हुआ कॉज्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज ओन एक्ट, उसके वजह से जो भी एक्ट हुआ उसके लिए वह रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसमें कौन सा नहीं है? ये जो शेयर होल्डर वाला है ऑप्शन 4, ये बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है। बाकी हम वॉच या रेडियो रिपेयर के लिए देते हैं तो बेली और बेलर का ही रिलेशन होता है। पार्किंग स्टैंड पर हम पार्किंग की स्लिप लेते हैं तो मतलब हमने दूसरे को सपोर्ट कर दी। और लिविंग लगेज ना क्लॉक रूम, तो ये तीनों तो बेलमेंट के ही हैं। 4th ऑप्शन नहीं है आपका, 4th ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डिस्कस अबाउट द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें बायर और सेलर इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो क्रेता और विक्रेता हैं उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के राइट्स और लाइबिलिटी के बारे में विचार विमर्श करने वाली धारा कौन सी है? तो कौन सी है इसमें? सेक्शन 55, सेक्शन 55। ठीक है, बायर और सेलर की बात करता है। नेक्स्ट देखिए, ए इशूड ए वारंट टू अ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट पी। ए ने एक वारंट इशू किया, किसको? पुलिस ऑफिसर को। ए ने इशू किया है वारंट पुलिस ऑफिसर को, किस लिए? कि वह पी को अरेस्ट करे। बट द ऑफिसर अरेस्ट क्यू आफ्टर द ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग क्यू टू बी पी। हेयर पी इज लायबल फॉर क्रिमिनल नेग्लिजेंस। P has committed no offence by virtue of section 76 IPC. P has committed an offence of wrongful confinement. None of these। तो आपका क्या आएगा इसमें? सेकंड ऑप्शन। P has committed no offence by virtue of section 76 IPC। उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, 76 में क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से पूरी ड्यू इंक्वायरी, ड्यू केयर एंड कॉशन के साथ उसको किसको अरेस्ट कर लिया? P की जगह Q को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, इंक्वायरी की है उसके बाद मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, तो नो ऑफेंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ ट्रू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या चीज़ सही है? द रिलेशन बिटवीन द एजेंट एंड द प्रिंसिपल इज ऑफ ए ट्रस्ट। सेकेंड है इट इज़ ओनली when a person acts as a representative of the other in the creation, modification or termination of contractual obligations
between that order and third person that he is an agent. Third है sorry, the only essence of a contract of agency is the agent's representative capacity. Fourth है none of the above. तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? देखिए आपका आंसर इसमें होगा सेकंड ऑप्शन. इट इज ओनली व्हेन अ पर्सन एक्ट्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव. ये कब कार्य करता है? जबकि पर्सन एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य कर रहा है दूसरे का, इन द क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन. कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसको क्रिएट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है एज ए रिप्रेजेंटेटिव बिटवीन दैट ऑर्डर एंड थर्ड पर्सन. उस ऑर्डर में जो भी ऑर्डर किया उसमें थर्ड पर्सन के साथ ही इज एन एजेंट. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड. देखिए हिंदी में बता देती हूँ, यह केवल तभी जब व्यक्ति दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में संविदात्मक दायित्वों को बनाने, सुधार करने या समापन करने का कृत्य करता है, इस क्रम और तीसरे व्यक्तियों के बीच जो कि अभी करता है. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है. एन इंडेमनिटी इज फॉर रिइम्बर्समेंट ऑफ ए लॉस. इंडेमनिटी होती है लॉस को रिइम्बर्स करने के लिए, वाइल अ गारंटी इज फॉर सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर. ठीक है, इंडेमनिटी किस लिए होती है? लॉस को रीइम्बर्स करने के लिए, जबकि गारंटी होती है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर की सिक्योरिटी के लिए. सेकंड है इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज सेकेंडरी एंड अराइजेज व्हेन द कॉन्टिजेंट इवेंट अकर्स. In case of contract of guarantee, the liability of surety is primary and arises when principal debtor defaults. तो आपका सेकंड यही वाला रॉन्ग है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड. द इंडेमनीफायर आफ्टर परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ द प्रॉमिस हैज़ नो राइट्स. इंडेमनीफायर ने जब अपने प्रॉमिस का पार्ट पूरा कर लिया तो कोई राइट नहीं है अगेंस्ट द थर्ड पार्टी एंड ही कैन sue द थर्ड पार्टी ओनली इफ देयर इज एन असाइनमेंट इन हिज फेवर. Whereas in a contract of guarantee, the surety steps into the shoes of creditor on discharge of his liability and may sue the principal debtor. Fourth, in a contract of indemnity, the liability of the indemnifier is primary and arises when the contingent event occurs. In case of contract of guarantee, the liability of surety is secondary and arises when principal debtor defaults. आपको मैं ये पूरा हिंदी में बता देती हूँ क्योंकि सेंटेंस काफ़ी लॉन्ग है. आपको देखिए क्या करना है, इसमें गलत कथन की पहचान करनी है. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है कि जो क्षतिपूर्ति हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए है, जबकि प्रत्याभूति ऋणदाता की प्रतिभूति के लिए. तो ये तो आपका सही है. आपका रॉन्ग कौन सा है? सेकंड ऑप्शन. क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूरक की जिम्मेदारी माध्यमिक है और तब उत्पन्न होती है जब समाश्रित घटनाएं होती हैं. प्रत्याभूति की संविदा के मामले में प्रतिभूति की जिम्मेदारी प्राथमिक है और तब उत्पन्न होती है जब मुख्य कर्जदार चूक करता है. ये आपका रॉन्ग है. थर्ड देखते हैं, क्षतिपूरक को अपने वादे का हिस्सा निष्पादित करने के बाद तीसरे पक्ष के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं होता और वह तीसरे पक्ष के विरुद्ध केवल तभी वाद ला सकता है जब समनुदेशन उसके पक्ष में है. जबकि प्रत्याभूति की संविदा में प्रतिभू कर्जदाता की जिम्मेवारी निर्वाह की स्थिति में होती है तथा वह मुख्य कर्जदार पर वाद कर सकेगा. फोर्थ ऑप्शन है, क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्ति की जिम्मेवारी प्राथमिक है तथा तब उत्पन्न होती है जब समाश्रित घटना घटती है. प्रत्याभूति की संविदा की स्थिति में प्रतिभूति की जिम्मेदारी माध्यमिक है तथा तय उत्पन्न होती है जब मुख्य कर्जदार चूक करता है. ये था आपका हिंदी में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ए कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन इज नॉट एन ऑफर. कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन ऑफर नहीं होता अनलेस एफर्ट्स आर मेड टू कम्युनिकेट इट, विच केस हेल्ड सो. एक कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन जब तक ऑफर नहीं होता जब तक कि उसको कम्युनिकेट करने के लिए कोई एफर्ट्स ना लगाए जाएं. ठीक है, तो ये किस केस में कहा गया? किस केस में कहा गया? ये ब्लेयर वर्सेस वेस्टर्न म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन. यही आपका आंसर. किस केस में कहा गया? ब्लेयर वर्सेस वेस्टर्न म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन. ठीक है, इसमें कहा गया था कि कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन ऑफर नहीं होता जब तक कि एफर्ट्स ना लगाए जाएं कम्युनिकेट करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. डरहम डॉक्ट्राइन मीन्स. डरहम डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है? क्या होता है देखिए. दैट एन एक्यूज्ड इज नॉट क्रिमिनली लायबल इफ हिज अनलॉफुल एक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मेंटल डिजीज और मेंटल डिफेक्ट
डरहम डॉक्ट्राइन क्या कहता है कि यदि किसी पर्सन के अंदर मेंटल डिजीज है या मेंटली कोई डिफेक्ट है, ठीक है, और यदि वह कोई अनलॉफुल एक्ट करता है उस मेंटल डिजीज और मेंटल डिफेक्ट की वजह से, तो वह अक्यूज्ड क्रिमिनली लायबल नहीं है, ठीक है, क्रिमिनली उसको लायबल नहीं माना जाएगा, नॉट क्रिमिनली लायबल, डरहम डॉक्ट्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डॉक्ट्राइन ऑफ सिविल कॉन्स्पिरेसी वॉज एन्यूंशिएटेड बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन, जो सिविल कॉन्स्पिरेसी का डॉक्ट्राइन है वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा किस केस में एन्यूंशिएट किया गया? तो हमारा इसमें ऑप्शन देखिए क्या आएगा, इसमें आएगा क्वीन वर्सेस लेथम में, ठीक है, क्वीन वर्सेस लेथम में क्या किया गया कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ सिविल कॉन्स्पिरेसी का सिद्धांत इन्यूंशिएट किया गया। 1 मिनट, बोलेंगे दीवानी साजिश का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ओर से किसमें किया गया? क्वीन बनाम लिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामू इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ द हार्ट, राहुल his hair rushes into his room and shouts in his ear, your house has been destroyed by fire। क्या कह रहे हैं कि रामू को हार्ट की डिजीज़ थी, वह सफ़र कर रहा था और उसके जो राहुल जो कि उसका हेयर है वह रूम में तेज़ी से जाता है और उसके कान में चिल्लाता है कि आग में तुम्हारा घर नष्ट हो गया है, इंटेंडिंग देयर वाई टू किल रामू। उसका इंटेंशन क्या था कि रामू को मारने का। रामू डाइज ऑफ द शॉक, रामू को शॉक लग जाता है, वो मर जाता है। राहुल इज लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, अबेटमेंट टू मर्डर। तो क्या आंसर होगा आपका? कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा इसको, ठीक है, इंटेंशन था उसको, नॉलेज थी, कल्पेबल होमिसाइड। डी मिनिमस नॉन क्यूरस लैक्स इम्प्लाइज, जो डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स है ये किस चीज़ के लिए इम्प्लाई होता है? ट्रिफलिंग एक्ट, जो तुच्छ जो कार्य होते हैं ना, छोटे कार्य, वो डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, ट्रिफलिंग एक्ट्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 71 डिस्प्यूट arising in connection with the election of a president or vice president are to be inquired into and decided by। ये क्या करें कि आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग जो डिस्प्यूट्स जो कि अराइज होते हैं इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ, तो उनको इंक्वायर किया जाता है और डिसाइड किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा इंक्वायरी और डिसाइडेड? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात यहाँ पर की जा रही है, तो ये किसके द्वारा किया जाएगा बताइए? 13 का होगा आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि बात है प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की, तो ये सेंट्रल के होते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रोल बढ़ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का रोल सामने आता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ में इंक्वायरी करेगी और डिसाइड करेगी केस को, ये दिया है आर्टिकल 17 के सब क्लॉज 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व 1 मिनट, the Supreme Court observed where an enterprise is engaged in a hazardous or inherently dangerous activity and harm results to anyone on account of an accident in the operation of such hazardous or inherently dangerous activity resulting, for example, in escape of toxic gas, the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate all those who are affected by the accident, and such liability is not subject to any of the exceptions which operate vis-a-vis the tortious principle of strict liability. In such a case, the measures of compensation must be correlated to the magnitude and capacity of the enterprise, because such compensation must have a deterrent effect. The larger and more prosperous the enterprise, the greater must be the amount of compensation payable by it for the harm caused on account of an accident in the carrying on of the hazardous or inherently dangerous activity by the enterprise। तो ये किस केस में ये पूरा हेल्ड किया गया, ये इस बात को कह रहे हैं। देखिए आपको हिंदी में बताता है, सर्वोच्च न्यायालय ने मंतव्य व्यक्त किया जब उपक्रम जोखिम भरे अथवा अंतर्विहित गतिविधि में नियोजित है और उस जोखिम भरे या अंतर्विहित गतिविधि के नतीजतन हादसे में किसी के आघात लगता है
उदाहरण के लिए जहरीली गैस के बचाव में उपक्रम सख्त रूप से और पूरी तरह से उनकी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेवार है और उस दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं और जिम्मेवारी किसी अपवाद के विषय की नहीं है। जो तुलना को सख्त जिम्मेदारी के अपकृत्य सिद्धांत से संचालित हो, ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के उपाय उपक्रम की विशालता तथा क्षमता से सहसंबंध के होने चाहिए, क्योंकि ऐसी क्षतिपूर्ति का अलग प्रभाव होना चाहिए। बृहत तथा अधिक संपन्न उपक्रम की क्षतिपूर्ति की राशि भी बड़ी होनी चाहिए, जो उसकी ओर से उस आघात के लिए भुगतान के योग्य है जो उपक्रम की ओर से चलाई जा रही जोखिम भरी या अंतर्निहित खतरनाक गतिविधि के नतीजों में हुए हादसे का कारण है। इस प्रकरण का नाम क्या है? ठीक है, ये सारा जो आया है वह उस प्रकरण का नाम क्या है? तो हमारा आंसर क्या होगा? MC मेहता बनाम भारत संघ 1986, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सेल्वीज डॉटर कविता हैड मैरिड शिव कुमार ऑफ ए डिफरेंट कास्ट अगेंस्ट द विशेज ऑफ हर फैमिली। क्या वो जो सेल्वी की डॉटर है कविता, उसने शिव कुमार से मैरिज की। 1 मिनट। सेल्वी की डॉटर है कविता, उसने शिव कुमार से डिफरेंट कास्ट में शादी की है, उसकी फैमिली के विशेष के अगेंस्ट जाके। शिव कुमार वॉज ब्रूटली किल्ड इन 2004। ठीक है, शिव कुमार को मार दिया गया 2004 में। सेल्वी एंड 2 अदर्स बिकेम द सस्पेक्ट्स। ठीक है, सस्पेक्ट्स कौन थे? सेल्वी और 2 अदर पर्सन थे। द प्रोसिक्यूशन केस डिपेंडेड entirely on circumstantial evidence. It sought the court's permission to conduct a polygraphy and brain mapping. कोर्ट की परमिशन से क्या हुआ? पॉलीग्राफी और ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुए 3 लोगों के। द कोर्ट ग्रांटेड परमिशंस and tests were conducted. When the results of the polygraphy test indicated signs of deception, the prosecution sought the court's permission to perform narco analysis on the 3 persons. देखिए क्या हुआ कि जबकि जो रिजल्ट आया पॉलीग्राफी का, उससे लगा कि धोखाधड़ी हुई है, डिसेप्शन हुआ है, तो प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट की परमिशन ली, नार्को एनालिसिस टेस्ट की इन 3 पर्सन की। द मैजिस्ट्रेट डायरेक्टेड द 3 टू अंडरगो नार्को एनालिसिस। ठीक है, मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट कर दिया। ऑल ऑफ देम चैलेंज दिस डिसीजन इन द कर्नाटका हाई कोर्ट बट फेल्ड टू गेट रिलीफ। देन दे वेंट इन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। वह बाद में सुप्रीम कोर्ट पर गए 3 पर्सन। द कोर्ट हेल्ड कंपल्सरी ब्रेन मैपिंग एंड पॉलीग्राफिक टेस्ट एंड नार्को एनालिसिस वर इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, कंपल्सरी ब्रेन मैपिंग एंड पॉलीग्राफी टेस्ट एंड नार्को एनालिसिस वर वैलिड अंडर आर्टिकल 20 का 3 एंड 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कंपल्सरी ब्रेन मैपिंग एंड पॉलीग्राफी टेस्ट एंड नार्को analysis were in violation of article 21 and 20 in the constitution. Compulsory brain mapping and polygraphy test and narco analysis were in violation of article 14 and 21 of constitution. तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपका होगा थर्ड ऑप्शन। देखिए कि जो कंपल्सरी ब्रेन मैपिंग एंड पॉलीग्राफ टेस्ट है एंड नार्को एनालिसिस वर इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 1 और 21 के का वायलेशन माना गया है कंपलसरी नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग पॉलीग्राफी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A का सब क्लॉज G द कॉन्स्टिट्यूशन। 48A और 51A ये कब इंसर्ट किए गए? तो ये क्या होगा आपका इसमें आंसर? ये किए गए थे 42nd अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1978, फर्स्ट ऑप्शन। 60 नंबर, सॉरी इसमें ईयर अलग लिखे हुए हैं। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट में हुए थे 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इट वॉज हेल्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट दैट नॉइज पॉल्यूशन बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स कैन नॉट बी टॉलरेटेड even if such noise was a direct result of and was connected with religious activities in the case
क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि नॉइज पॉल्यूशन परमिसिबल लिमिट्स के बियॉन्ड है, वह टॉलरेट नहीं किया जा सकता इवन इफ सच नॉइज वाज डायरेक्ट रिजल्ट, चाहे से वह नॉइज डायरेक्ट रिजल्ट हो और किसी रिलीजियस एक्टिविटी से कनेक्ट हो। तो यह किस केस में कहा गया है? तो आपके केस का नाम क्या होगा इसमें? चर्च ऑफ गॉड। ठीक है, चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया वॉज KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 रेगुलेट्स, जो वाटर का जो प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974 है, इसको रेगुलेट किया गया कब? इसमें क्या आएगा देखिए, डिस्चार्ज ऑफ हैजार्डस पॉल्यूटेंट्स इनटू द नेशन सरफेस वाटर, द एमिशन ऑफ हैजार्डस एयर पॉल्यूटेंट्स, वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सी, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैजार्डस मटेरियल। तो आपका आंसर क्या होगा? डिस्चार्ज ऑफ हैजार्डस पॉल्यूटेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा कि जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है वह हैजार्डस पॉल्यूटेंट्स को नेशन के सरफेस वाटर में डिस्चार्ज करने से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। ए इज इन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लेम्ड बाय बी एंड सी एडवर्सली। ए क्या है? प्रॉपर्टी के पोजीशन में जो कि बी और सी ने एडवर्सली क्लेम किया है। A does not claim any interest in the property and is ready to deliver it to the rightful owner। तो A कैन इंस्टीट्यूट कौन सा सूट करेगा? क्योंकि उसका खुद वो इंटरेस्ट पे करने को तैयार है, वो कोई इंटरेस्ट डिमांड नहीं कर रहा और वो राइटफुल ओनर को देने को तैयार है। तो ये किस टाइप का सूट होगा? इंटरप्लीडर सूट हो जाएगा यहाँ आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका इंटरप्लीडर सूट किस में दिया है? सेक्शन 88 में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द सूट इंस्टीट्यूटेड बाय ए मॉर्गेजर टू रिकवर पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज। ये क्या करें कि क्या पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब किया गया है जो कि सूट मॉर्गेजर के द्वारा जो सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन को रिकवर करने के लिए। तो इसका टाइमिंग क्या दिया हुआ है इसमें? 12 ईयर्स। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के मॉर्गेज का जो सूट है उसका टाइम है 12 साल। कहाँ दिया है? लिमिटेशन एक्ट में आर्टिकल 61 है आपका, यहाँ आर्टिकल 61 चेक कर लेना। तो ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ AIB एग्जाम्स। नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। थैंक यू।